Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360 and I'm your host Ahmed Hamad. Sri Lanka beat Pakistan by 23 runs in the final of the Asia Cup T20 cricket tournament at Dubai to clinch the title for the sixth time. This is also their fifth consecutive victory against Pakistan in the T20 International. But the new Asian champions have to qualify for the T20 World Cup to be held in Australia next month. Pakistan have made two changes, bringing in rested players Shadab Khan and Naseem Shah in place of Hassan Ali and Usman Qadir. As record shows, toss was very important as it suggests that the toss winning team prefers to chase first. और जिस तरह कि आपको पता है कि टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टॉस जीतने वाली टीम प्रेफर करती है कि वो चेस करे, दूसरी टीम को पहले बैटिंग की दावत दे। और उसकी वजह क्या है कि 20 में से 17 मैचेस में जिस टीम ने भी चेस किया है टॉस जीतने के बाद दोबारा दूसरी दफ़ा बैटिंग की है उसने मैच जीता है। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का क्या है कि बैटिंग फर्स्ट पाकिस्तान ने 11 में से 10 मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और इसी तरह अगर चेस करते हुए पाकिस्तान ने कुल 21 में से 19 मैचेस में कामयाबी हासिल की। तो ये बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए टॉस जीतना था और लकीली फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान ने टॉस जीता। लेकिन पाकिस्तान के साबिक कप्तान जिन्होंने वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीता, इमरान खान, उनका ही कहना है कि वो टीम जो अपने प्रेशर को बहुत अच्छा हैंडल करेगी, जो भी प्रेशर को अच्छा हैंडल करेगी वो ऑब्वियसली वही मैच जीत सकती है। और कुछ और रिकॉर्ड हैं कि नसीम शाह के हवाले से कि जो कि लीडिंग विकेट टेकर थे इस फाइनल मैच से पहले 6 विकेटें उन्होंने हासिल की हुई थी, 16.33 के औसत थे। उन्होंने वही स्टार्ट पाकिस्तान को दिया जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था। अपने पहले ओवर में ही उन्होंने दूसरी बॉल पे कुशाल मेंडिस को क्लीन बॉल कर दिया, बॉल जो कि पेस के साथ अंदर आई और इस तरह श्रीलंका ने पहला नुकसान उठाया और उनकी पहली विकेट गिर गई। दूसरे बैट्समैन उनके पथुन निसानका जिन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हाफ सेंचुरी भी स्कोर की थी और लग रहा था प्रीडोमिनेंटली वो लेग साइड पे ज़्यादा शॉट लगाने के शौकीन है क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर से वो ज़्यादातर शॉट टुवर्ड लॉन्ग ऑन या मिड विकेट या स्क्वायर लेग इस तरफ ज़्यादा खेलते थे। और हारिस रऊफ ने इनको ऑफ स्टंप के बाहर, हारिस रऊफ हमें पता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से इस पूरे टूर्नामेंट में बॉल किया और 153 उनकी मैक्सिमम स्पीड रही। और इतने स्पीड पे अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर से शॉट लगाने की कोशिश करेंगे तो आपकी टाइमिंग आउट हो सकती है और वही हुआ कि एक टॉप एज लगा और फिर बाबर आजम ने उनका कैच पकड़ा। इस तरह निशान का जो है वो सिर्फ 8 रन बना के आउट हो गए और श्रीलंका का स्कोर था 3.2 ओवर में 23 रन और उसकी 2 विकेटें गिर गई थी। और मजीद और ट्रबल में गए जब गुना थिलका जो हैं उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। हारिस रऊफ नहीं, बहुत ज़बरदस्त बॉल कर रहे थे। एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को अगर आप इन स्विंगिंग बॉल पे विद पेस बीट करते हैं तो ऑब्वियसली आप रिदम में नज़र आ रहे हैं। सिर्फ 1 रन बना सके, 4 गेंदों का सामना किया और 5.1 ओवर में श्रीलंका का स्कोर हो गया था 36 और उसकी 3 विकेटें गिर चुकी थी। और बाय द टाइम कि उनका पहला पावर प्ले जो है वो ख़त्म होता उनका स्कोर रहा 42 पे 3 आउट। तो ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा आगाज़ किया, मैं कहूँगा मैच का। पाकिस्तान ने पावर प्ले में अगर इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं पाकिस्तान ने, पावर प्ले में 13 विकेटें हासिल की हैं। और उसके बाद से चौथे बैट्समैन जो आउट हुए वो धनंजय डिसिल्वा जिन्होंने काउंटर अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर और उनकी विकेट गिरने से पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो क्योंकि 21 गेंदों पे वो 28 रन बना चुके थे। और एक और एक्सपेंसिव शॉट कॉटन बोल्ड किया उनको इफ्तिखार को बॉल कराने के लिए आए क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट हम इफ्तिखार को यूज़ कर रहे थे और वही इफ्तिखार के अगेंस्ट राइट हैंडेड बैट्समैन ने एक ज़बरदस्त ज़ोर की शॉट लगाने की कोशिश की। बहुत तेज़ शॉट था लेकिन इफ्तिखार ने उसको कैच पकड़ा और इस तरह श्रीलंका की चौथी विकेट गिर चुकी थी 53 के स्कोर पे 7.4 ओवर में। इसके बाद श्रीलंकन कैप्टन दासुन शनाका जो लेट ऑर्डर आते हैं और खुल के शॉट खेलते हैं लेकिन उनको बहुत पहले आना पड़ा, 8वें ओवर में उनको आना पड़ा क्योंकि उनके 4 बैट्समैन आउट हो गए थे और सिर्फ 7 गेंदें मजीद हुई थी। उन्होंने भी अपना पेशेंस जो है, टेम्परामेंट जो है वो लूज़ किया और शादाब खान की बॉल पे एक स्लॉग स्वीप करना चाहा। बहुत आगे पड़ी हुई बॉल, बहुत आपको टाइम नहीं लगता, थोड़ा शॉर्ट पिच बॉल होती तो आप उसको स्वीप कर सकते थे लेकिन इतना फुल पिच बॉल पे अगर आप स्वीप करेंगे तो आप बोल्ड हो सकते हैं। और वही हुआ कि वो 2 रन बनाकर 3 गेंदों पे
आउट हो गया और श्रीलंका का स्कोर 8.5 ओवर में 58 रन था, उसकी 5 विकेटें गिर चुकी थी। ये वो मौका था कि पाकिस्तान पूरी तरह से मैच पर हावी था और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका को एक छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर लेगा, और वही हुआ कि पाकिस्तान ने अगर पहले 10 ओवर में देखा जाए तो श्रीलंका ने सिर्फ 67 रन बनाए, लेकिन उसके बाद ये राजापक्षा जो उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और हसरंगा, इन दोनों ने 58 रन की पार्टनरशिप की 6 ओवर में, और इन 6 ओवर्स की पार्टनरशिप की वजह से श्रीलंका 116 तक अपना टोटल ले गया 14.5 ओवर्स में। और इस मौके पे हसरंगा जिन्होंने 36 रन बनाए थे, 21 गेंदों का सामना किया था, 5 चौके लगाए और 1 छक्का भी लगाया, और इनका स्ट्राइक रेट था 171। इमेजिन करें कि आपकी टीम के 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और आप उसके बाद बैटिंग करने आए हैं और आप काउंटर अटैक कर रहे हैं। 171 का स्ट्राइक रेट है, 36 क्रूशल रन और 58 क्रूशल पार्टनरशिप आपने फॉर द 6 विकेट की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी पार्टनरशिप। तो ये मैं कहूँगा कि उनकी तरफ से एक दिलेर फैसला कि उन्होंने बजाय इसके कि बॉक डाउन हो जाते, जिस कि पाकिस्तान का हुआ कि जब पाकिस्तान की ऊपर नीचे विकेटें गिरी तो पाकिस्तान ने अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए टाइम लिया, और टाइम लेने की वजह से रिक्वायर्ड रन रेट से हम पीछे रह गए। एनीवे, श्रीलंका ने 14.5 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 116 रन बनाए, और जब 5 ओवर रह गए आखिरी, तब नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान शायद अगर 116 है, इसमें अगर आप लेट से 5 ओवर में 40 रन और ऐड कर लें या इवन 50 कर लें तो अराउंड 150 श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट कर लेगा। लेकिन श्रीलंका ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, आखिरी 5 ओवर में उन्होंने 53 रन बनाए, और अगर आखिरी 10 ओवर की बात की जाए तो आपके 5 आउट होने के बावजूद आपने 103 रन बना लिए। तो यहाँ पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही, जहाँ पाकिस्तानी बॉलर्स की, वहाँ फील्डिंग में भी बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हुए। एक कैच बिटवीन शादाब खान और दूसरे फील्डर के दरमियान आपस में टक्कर हो गई और उसकी वजह से वो कैच ड्रॉप हो गया, फिर बाउंड्री से बाहर चला गया। बहुत सारे इश्यूज थे पाकिस्तान की फील्डिंग के, तो लग नहीं रहा था कि आज पाकिस्तान का दिन है। श्रीलंकन बैट्समैन राजापक्षा, उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी भी स्कोर की और हाफ सेंचुरी 35 बॉल्स पे, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद आउट हो सकते थे। जब पाकिस्तान ने 5 आउट किए तो हारिस रऊफ बहुत अच्छे रिदम में बॉल कर रहे थे, और एक उन्होंने यॉर्कर बॉल किया क्योंकि ज़्यादातर बॉल स्टंप्स को टारगेट कर रहे थे, और यॉर्कर बॉल 150 प्लस की स्पीड से सीधे जाके राजापक्षा के पाँव पे लगी। लेकिन जब रिव्यू किया गया और उस पर हॉकाई पे देखा गया तो वो स्लाइटली आउटसाइड द लेग स्टंप बॉल पे छुआ था, जिसकी वजह से वो बच गया। अदरवाइज अगर ये विकेट पाकिस्तान को मिल जाती तो पाकिस्तान और जल्दी इस टीम को आउट कर सकता था। अब पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से ऑब्वियसली हारिस रऊफ ने 29 रन देकर 3, शादाब खान ने 28 रन देकर 1, नसीम शाह ने 40 रन देकर 1, और इनके अलावा इफ्तिखार अहमद ने 21 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और लेकिन परेशान कुन बात यह, हैरत अंगेज़ बात यह है कि नवाज से पाकिस्तान ने सिर्फ 1 ओवर करवाया और उन्होंने 3 रन दिए। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट हमने इफ्तिखार को ओवर करवाया था और इफ्तिखार से 3 ओवर करवा दिए। ये थोड़ी बहुत इफ़ एंड बट्स है कि क्या नवाज से पूरे ओवर करवाने चाहिए थे, या इफ्तिखार को जब विकेट मिल गई थी तो उसके बाद फ़ौरन नवाज को ले आते। लेकिन अब मैच हो चुका है, यही वो मिस्टेक्स हैं, यही वो एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे आप लर्न करते हैं और आगे अपनी गेम में बेहतरी लेकर आते हैं। रिप्लाई, पाकिस्तान चेजिंग अ टारगेट ऑफ 171 रन at a required run rate of 8.5 runs per over, lost their out of form captain Babar Azam for just 5 runs in the 4th over. एक लेग स्टंप के बाहर बॉल उनको, और उसको उन्होंने फ्लिक करने की कोशिश की। शॉट मैं कहूँगा कि ठीक था, लेकिन वो अनलकीली फॉर पाकिस्तान कि वो फाइन लेग जो कि इनसाइड द सर्कल प्लेस थी उसके सीधे हाथों में गई। एक तेज़ शॉट, और आपको फील्डर को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने ज़बरदस्त कैच पकड़ा, अदरवाइज़ वो बाउंड्री पाकिस्तान को मिल सकती थी। लेकिन बैड डे फॉर पाकिस्तान, बैड लक फॉर पाकिस्तान। बाबर आजम सिर्फ 5 रन बना के आउट हो गए। पाकिस्तान का स्कोर था 22 और ये चौथे ओवर का खेल था। लेकिन बाबर के अगर हम इस पूरे टूर्नामेंट में आप परफॉर्मेंस देखें तो बाबर ने सिर्फ 68 रन बनाए 6 इनिंग्स में, और उनकी पहले मैच की परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया 9 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन, दूसरे मैच में अगेंस्ट हांगकांग 9 रन बनाए 8 गेंदों का सामना किया, तीसरे मैच में अगेंस्ट इंडिया 14 रन बनाए 10 गेंदों का सामना किया, फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट पहली बॉल पे आउट हो गए 0 पे, और लास्ट मैच में जो कि सुपर 4 राउंड का आखिरी मैच था अगेंस्ट श्रीलंका, ही मेड 30 ऑफ 29 बॉल्स एंड इन द फाइनल ही मेड जस्ट 5 रन ऑफ 6 बॉल। तो ये बाबर आजम के लिए बहुत मैं कहूँगा कि
برا ٹورنامنٹ رہا اور بالکل بھی پرفارم نہ کر سکے کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ وہ T20 فارمیٹ کے نمبر 1 بیٹسمین تھے اس ٹورنامنٹ سے پہلے. فخر واز دی نیکسٹ ٹو گو آن دا ویری نیکسٹ بال ٹرائنگ ٹو ہٹ ون آؤٹ سائڈ دا آف اسٹمپ. جی ہاں, آف اسٹمپ کے باہر زیادہ تر بیٹسمین چاہتے ہیں کہ ان کو وٹ ملے تاکہ وہ اپنا آرم فری کر سکے, لیکن ٹیکنیک ہونی چاہیے. اور فخر کے ہم نے دیکھ لیا کہ ٹیکنیک نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی زیادہ تر پریڈومیننٹلی لیگ سائڈ پہ ہر بال کو ڈریگ کرتے ہیں. اور آپ کی ویڈیوز اور آپ کا انالیسز دوسری ٹیم کر چکی ہوتی ہے آپ کی ویکنیسز پہ, آپ کے فلاز پہ, آپ کی شارٹ کمنگس پہ, اور وہی انہوں نے کیا کہ آف اسٹمپ کے باہر آپ اگر وہاں سے ڈریگ کریں گے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں بیٹ اور پیڈ میں جب گیپ ہوتا ہے کہ ان سائڈ ایج لگتا ہے, اور وہی ہوا کہ ان کا ان سائڈ ایج لگا اور وہ کلین بولڈ ہو گئے وداؤٹ اسکورنگ اے رن. اور ان کی اگر پور فارم دیکھا جائے تو انہوں نے بھی پورے ایشیا کپ میں صرف 96 رنز بنائے تقریباً 19 کی اوسط سے. اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان نے دیر کر دی. پاکستان کو اس سے پہلے, چونکہ بیٹسمین ہمارے ڈومیسٹک سرکٹ میں پاکستان سپر لیگ میں شان مسعود نے بہت اچھی پرفارمنس دی تھی, ان کو موقع دینا چاہیے تھا. لیکن خیر دیکھتے ہیں, اب پاکستان انگلینڈ کے خلاف 7 T20 میچز کھیلنے جا رہا ہے, تو کیا ہم شان مسعود کو پاکستان ٹیم کی طرف سے دوبارہ موقع دیتے ہیں کہ نہیں. رضوان کو جوائن کیا افتخار نے, اور ان دونوں نے کیونکہ ری بلڈ پروسیس تھا, لیکن ایک ٹرک مس کی. اگر آپ سری لنکا کی اننگ سے کوئی لیسن لرن کرتے کہ انہوں نے نیٹ رن ریٹ جو ہے, ریکوائرڈ رن ریٹ جو ہے, جو اس کو مینٹین رکھا, دے اسکورڈ فریلی. اور وہی اگر پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے تو 10 اوور ان دونوں کی پارٹنرشپ رہی, ان 10 اوور میں صرف 71 رنز بنا سکے, حالانکہ اس وقت پاکستان کو تقریباً 9 سے زیادہ رنز چاہیے تھے پر اوور کے. اور ان کی اس 71 رن کی پارٹنرشپ کی وجہ سے پاکستان کے اوپر پریشر آ گیا, کیونکہ 93 for 2 جب یہ آؤٹ ہوئے ہیں 14ویں اوور میں, 14th اوور میں جب افتخار آؤٹ ہوئے ہیں تو پاکستان کا اسکور تھا 93, اور ریمیننگ 6.4 اوورز میں پاکستان کو 78 رنز چاہیے تھے, مور دین 12 رنز پر اوور. اور جب اسی طرح ایک آدھ اوور اور کم 3 سے 4 رنز کا ہوتا ہے تو آپ کی بیٹنگ کے اوپر پریشر آتا ہے. وہی ہوا کہ ہماری بیٹنگ کے اوپر پریشر آتا رہا, اور جو آسکنگ ریٹ تھا وہ بیونڈ پاکستان کی ریچ سے. اور اسی طرح پاکستان نے میں کہوں گا کہ فرام 93 for 2 247 all out in 20 overs, they have lost 8 wickets for just 54 runs. یہ دھچکا ہے کہ ایک کے بعد ایک وکٹ, کیونکہ آسکنگ ریٹ بہت زیادہ تھا, جو بھی بیٹسمین آ رہا تھا اس نے شارٹس کھیلنی تھی, لیکن کوئی پلان شارٹس نہیں نظر آ رہی تھی. اگر ہم خجل شاہ کی بیٹنگ دیکھیں, پھر آصف علی کی بیٹنگ دیکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ نواز نے 2-4 شارٹس لگائے, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بیٹسمین نمایاں نہیں رہا. شاداب خان نے بھی کوئی ایسی پرفارمنس دی, 8 رنز بنائے, اور پاکستان نے ایک میچ جو کہ پاکستان جیت سکتا تھا, چھوٹے ٹوٹل پہ آؤٹ کر سکتا تھا. اپنی میں کہوں گا کہ پلاننگ غلط تھی. پاکستان کے فاسٹ بالر نے بہت ایزیلی رنز لیک کیے, پاکستان کے فیلڈرز نے کروشل کیچز ڈراپ کیے, اور سری لنکا نے 170 رنز تک اسکور لے کر گئے, اور پاکستان ان رپلائی could only make 147 and were all out in 20 overs, thus losing the match by 23 runs. رضوان جو کہ ایک اینکر کا رول ادا کر رہے تھے, انہوں نے 49 بالز پہ 55 رنز. دیکھیں, جب اتنا زیادہ ریکوائرڈ رن ریٹ ہوتا ہے تو آپ کے اسٹرائک ریٹ یہ نہیں چل سکتا, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اسٹرائک ریٹ اور 31 بالز پہ 32 اگر افتخار نے کیا ہے تو ان دونوں نے بہت زیادہ بالز کنزیوم کیے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا آسکنگ ریٹ جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا کہ جو ہمارے بیٹسمین جو ہیں اس کے حساب سے رنز بنانے میں ناکام رہے. 49 بالز پہ 55 رنز بنائے, انہوں نے صرف 4 چوکے اور 1 چھکا لگایا, اور ان کا اسٹرائک ریٹ میں اگر آپ کو بتاؤں تو صرف 112 رن تھا, جو آپ ٹاپ آرڈر بیٹسمین کے حوالے سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر دیکھا جائے دنیا کی باقی ٹیم, اگر آپ ان کے اوپنرز دیکھ لیں گے تو ان کا اسٹرائک ریٹ اس سے کہیں زیادہ, اراؤنڈ 140 to 160 ہوتا ہے. یہ رول ہے آپ کے اوپننگ بیٹسمین کا, جب فیلڈ ریسٹرکشن ہوتی ہیں, پاور پلے میں وہ ہٹ آؤٹ کرتے ہیں اور بڑے چوکے اور چھکے لگا لیتے ہیں. تو وہ ہم نے دیکھا کہ رضوان اور بابر اعظم اس پورے ٹورنامنٹ میں پاکستان کو کوئی ایسا میں کہوں گا کہ سگنیفیکنٹ اسٹارٹ نہیں دے سکے. سری لنکا کی طرف سے پرمود مدھگن, انہوں نے 34 رنز کے عوض 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, جبکہ ہسارنگا نے 27 رنز کے عوض 3, کرونا رتنے نے 33 رنز کے عوض 2, اور ہسارنگا who got 7 wickets against Pakistan in the last 2 matches, انہوں نے آصف علی کو کل 11 بال کروائے ہیں, اور اس میں 4 مرتبہ کلین بولڈ کیا ہے. تو یہ آصف علی ان کے اگینسٹ بالکل بھی ناکام رہے, اور یہ ایک ریکارڈ ہے جو ہسارنگا کا آصف علی کے اگینسٹ ہے. پاکستان کے محمد رضوان جو ہیں, انہوں نے ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ رنز بنائے, ان کے رنز کی تعداد
थी 281, जिसमें 78 उनका सबसे नुमाया स्कोर है। नॉट आउट 3 हाफ सेंचुरीज स्कोर की। दूसरे नंबर पे भारत के विराट कोहली हैं जिन्होंने 276 रन बनाए, और तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान हैं जिन्होंने 196 रन बनाए। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो भारत के भुवनेश्वर कुमार जो हैं इन्होंने कुल 11 विकेटें ली और ये पहले नंबर पे हैं। इनके बाद श्रीलंका के डिसिल्वा उन्होंने 9, और पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज, शादाब खान और हारिस रऊफ इन तीनों ने 8 विकेटें हासिल की, जबकि नसीम शाह ने 7 विकेटें हासिल की। तो ये परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और बहुत सारे लोगों का सवाल है, और सवाल का ऑब्वियसली जवाब चाहिए होता है। और सवाल ये है कि क्या चेंजेस पाकिस्तान कर सकता है। फ़खर जमान की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी। बाबर बीइंग ए कैप्टन हम उनको रिटेन करेंगे, वो रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, लेकिन हम ओपनिंग को चेंज कर सकते हैं। शान मसूद को वन डाउन बैटिंग के लिए ला सकते हैं, शुएब मलिक को वापस मिडिल ऑर्डर में ला सकते हैं। इफ्तिखार, खुशदिल शाह और आसिफ के हवाले से क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि नवाज़ और शादाब खान पाकिस्तान टीम में रहेंगे। और फिर इसी तरह अगर फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी वापस आ जाते हैं, तो हमें कंसिडरिंग द फैक्ट कि T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है, तो हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। हम आसिफ अली की जगह फ़हीम अशरफ को पाकिस्तान टीम में ला सकते हैं, क्योंकि आसिफ अली एक ही अंदाज में खेलना चाहते हैं, जो कि शॉट लगाना, और वो पॉसिबल नहीं है हर मैच में। तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि हम फ़हीम अशरफ को वापस लेकर आएँ एज बॉलिंग ऑलराउंडर, कि हमारे पास बैलेंस अच्छा हो जाएगा बॉलर्स का, और साथ ही साथ पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। हमें एक्सपीरियंस चाहिए मिडिल ऑर्डर में, और मिडिल ऑर्डर को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। खैर, एनीवेज, ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.